नमस्ते। कभी सोचा है कि जो हल्की सी हवा महसूस होती है, उसका कनेक्शन दुनिया के दूसरे कोने में चमक रहे सूरज से कैसे हो सकता है? आज हम इसी अदृश्य इंजन, मतलब हवा, के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर ये हमारे ग्रह के मौसम को चलाती कैसे है। तो सवाल उठता है, आखिर ये हवा है क्या? सिर्फ चलती हुई वायु? नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। असल सवाल तो ये है कि इसे चलाता कौन है? कौन सी ऐसी ताकत है जो शांत सी हवा को एक पल में तूफान में बदल देती है? चलिए, इसी सफर पर निकलते हैं और इन सारे सवालों के जवाब खोजते हैं। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हवा चलती ही क्यों है। फिर उन अदृश्य शक्तियों को जानेंगे जो इसे दिशा देती हैं। इसके बाद देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का घूमना कैसे सब कुछ बदल देता है और आखिर में हम इस ग्रह के विशाल एयर इंजन और उससे पैदा होने वाली हवाओं की पूरी दुनिया को समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हवा आखिर चलती ही क्यों है? इसका जवाब जितना आसान लगता है उतना ही पावरफुल भी है। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पानी का उदाहरण लेना। जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है ना? बिल्कुल वैसे ही हवा हमेशा ज्यादा दबाव यानी हाई प्रेशर वाले एरिया से कम दबाव यानी लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ बहती है। बस प्रकृति का सिंपल सा नियम है, संतुलन बनाना। और इस पूरे प्रेशर के खेल के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है हमारा सूरज। सोचिए, हमारी पृथ्वी गोल है, तो सूरज की गर्मी हर जगह एक जैसी तो पड़ेगी नहीं। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर गर्मी सीधी और जबरदस्त पड़ती है। वहीं पोल्स यानी ध्रुवों पर तिरछी और कमजोर। गर्मी का यही जो फर्क है ना, यही प्रेशर का अंतर पैदा करता है। और बस यहीं से हवा का इंजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर में अंतर तो समझ आ गया, पर वो कौन सा धक्का है, कौन सी फोर्स है जो हवा को असल में मूव करना शुरू करती है? साइंस की भाषा में इस धक्के को एक खास नाम दिया गया है। इसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या शॉर्ट में पीजीएफ। इसे हवा का स्टार्टर मोटर समझ सकते हैं और नियम सीधा सा है। दो जगहों के बीच प्रेशर का अंतर जितना ज्यादा होगा, ये पीजीएफ का धक्का भी उतना ही जोरदार होगा और हवा की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया कितनी सिंपल है। सूरज ने अलग अलग गर्मी दी, जिससे हाई और लो प्रेशर के जोन बने। हवा हाई से लो प्रेशर की तरफ भागी और बस इसी भागदौड़ को हम पवन या हवा कहते हैं। अब ये समझना जरूरी क्यों है, खासकर एग्जाम्स के लिहाज से? क्योंकि यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर मौसम की बड़ी बड़ी चीजें टिकी हैं। चाहे वो समुंदर किनारे चलने वाली ठंडी हवा हो या पूरे देश को भिगोने वाला मॉनसून, सबकी जड़ यही पीजीएफ है। इससे समझे बिना आगे की कहानी समझ ही नहीं आएगी। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हवा हमेशा सीधी लाइन में चलती, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर एक और बड़ा प्लेयर मैदान में आता है जो पूरे खेल को एक ट्विस्ट दे देता है, और वो है हमारी अपनी घूमती हुई पृथ्वी। इस ट्विस्ट का नाम है कोरियोलिस इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठे हैं और अपने दोस्त की तरफ एक गेंद फेंकते हैं। आपको लगेगा कि गेंद मुड़ गई, जबकि गेंद तो सीधी ही जा रही थी। आपके घूमने की वजह से उसका रास्ता टेढ़ा नजर आया। बस हमारी पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा घूमता हुआ झूला है और हवा के साथ भी ठीक यही होता है। और इसका एक सिंपल सा रूल है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में हवा हमेशा अपने रास्ते से दाईं ओर राइट साइड पर मुड़ जाती है और सदर्न हेमिस्फेयर में बाईं ओर लेफ्ट साइड पर। यही वो नियम है जो चक्रवातों को गोल गोल घुमाता है और समुद्र की धाराओं को उनकी दिशा देता है। कितना कमाल का है ना? अच्छा, अब एक तीसरी फोर्स भी है जो खास कर जमीन के पास काम करती है, और वो है फ्रिक्शन यानी घर्षण। जब हवा जमीन के पास बहती है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, इमारतें, जंगल, ये सब उसे रोकते हैं, उसकी स्पीड कम कर देते हैं। और जाहिर है, जब हवा की स्पीड ही कम हो जाएगी तो कोरियोलिस इफेक्ट का घुमाव वाला असर भी कम हो जाता है। तो ठीक है, हमने तीन मेन फोर्सेस को समझ लिया, पीजीएफ, कोरियोलिस और फ्रिक्शन। अब असली मजा है ये देखने में कि जब ये तीनों मिलकर काम करती हैं तो क्या होता है। ये मिलकर हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ा एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाती हैं जो पूरे ग्रह के मौसम को कंट्रोल करता है।
ये सारी ताकतें मिलकर नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर्स में हवा के तीन तीन बहुत बड़े सर्कुलेटिंग लूप्स बनाती हैं। इन्हें हम कहते हैं सर्कुलेशन सेल्स। और जैसा मैंने कहा, ये हमारे ग्रह का एसी सिस्टम है। इनका मेन काम है इक्वेटर की ज्यादा गर्मी को उठाकर ध्रुवों की तरफ ले जाना ताकि तापमान बैलेंस रहे। इन तीन विशाल सेल्स के नाम भी हैं। पहला हेडली सेल, जो ट्रॉपिकल इलाकों में है। दूसरा फेरल सेल, जो हम जैसे मिड लैटिट्यूड्स में मौसम को बदलता रहता है। और तीसरा पोलर सेल, जो ध्रुवों की बर्फीली हवा को कंट्रोल करता है। ये टेबल इन तीनों सेल्स की पूरी कहानी को एक ही जगह पर बहुत अच्छे से समझाती है। कौन सा सेल किस लैटिट्यूड पर है, कहाँ हवा ऊपर उठ रही है और कहाँ नीचे बैठ रही है, और सबसे ज़रूरी बात, ज़मीन पर बहने वाली कौन सी परमानेंट हवाएं इन सेल्स की वजह से बनती हैं। तो ये जो बड़े बड़े अदृश्य सेल्स हवा में घूम रहे हैं, इनका ज़मीन पर हम पर क्या असर होता है? इनका सीधा नतीजा है वो हवाएं जिन्हें हम असल में महसूस करते हैं। और ये सिर्फ हवाएं नहीं हैं, इन्होंने तो सदियों से इंसानी इतिहास का रुख तक मोड़ा है। जैसे हेडली सेल की वजह से बनती हैं ट्रेड विंड्स। इन्हीं हवाओं के सहारे पुराने जमाने में व्यापारी अपने जहाज चलाते थे। फेरल सेल से बनती हैं वेस्टर्लीज यानी पछुआ हवाएं, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के मौसम पर राज करती हैं। और पोलर सेल से निकलती हैं ठंडी ठंडी पोलर ईस्टर्लीज। ये बात इन हवाओं के सिस्टम के बारे में सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ हवा के झोंके नहीं है, ये तो हमारे ग्रह का वो महान इंजन है जो गर्मी और नमी को पूरी दुनिया में घुमाता है। और इसी से हमारी जलवायु और यहाँ तक कि हमारी सभ्यताएं भी बनी हैं। ये हमारे प्लैनेट की लाइफलाइन है। तो ये है हमारे ग्रह का अद्भुत एयर इंजन, जो हजारों सालों से एक परफेक्ट बैलेंस में काम कर रहा है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी का ये पूरा बैलेंस ही बिगड़ रहा है, तो इस इंजन का क्या होगा? क्या हवा के ये पुराने रास्ते बदल जाएंगे? ये कहाँ मुड़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली दुनिया की तस्वीर तय करेगा।